न्यूयॉर्क सिटी, जहां नाइट लाइफ का जादू हमेशा चारों ओर छाया रहता है। यहाँ के अंधेरे में एक अलग सा पेशावर है, जहां राज को खुद ही एक रोशनी से सजाया जाता है। आज हम जानेंगे एक ऐसे मर्डर केस के बारे में जिसने पूरे न्यूयॉर्क को हिला कर रख दिया था, क्योंकि इस केस में हत्यारे ने पूरे 38 लोगों के सामने एक इंसान की बेरहम तरीके से कत्ल कर दिया था। मगर इतने सारे लोगों में से एक इंसान ने भी पुलिस को कॉल करने की हिम्मत नहीं की। ये कहानी है किटी जेनोविसी की, जिनका पूरा नाम कैथरीन सुजैन जेनोविसी था। उनका जन्म 7 जुलाई 1935 को ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में एक इटालियन अमेरिकन फैमिली में हुआ था। किटी 5 भाई बहनों में से सबसे बड़ी थी और वो अपने पूरे परिवार के साथ 29 सेंट जोसेफ प्लेस में रहती थी, जहाँ पर खासकर इटालियन और आयरिश फैमिली ही रहती थी। किटी बचपन से ही एक खुश मिजाज और कॉन्फिडेंट लड़की थी और अपनी उम्र के हिसाब से वो काफी बड़ी सोच रखती थी। साल 1953 में उसने प्रॉस्पेक्ट हाई स्कूल से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। मगर उसी साल ग्रेजुएशन के बाद किटी के घर के पास एक घटना घटित होती है, जिसमें एक इंसान ने किटी की मां के सामने ही किसी दूसरे इंसान का कत्ल कर दिया था। इस कत्ल को देखकर किटी की फैमिली में डर का माहौल बन जाता है और वो ये फैसला करते हैं कि सभी ब्रुकलिन छोड़कर न्यू कैनन में शिफ्ट हो जाएंगे। मगर किटी इसके लिए राजी नहीं होती और वो वहीं पे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहने का फैसला करती है। और अगले ही साल 1954 में किटी की शादी भी हो जाती है, मगर ये शादी ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाती और उसी साल के आखिर आते आते तक किटी अपने हस्बैंड से डाइवोर्स ले लेती है। किटी का उसके हस्बैंड के साथ रिलेशन अच्छा नहीं होने का कारण ये भी था कि किटी एक लेस्बियन थी और इसी कारण से उसका आकर्षण लड़कियों की तरफ ज्यादा था। डाइवोर्स के बाद अपना और अपने ग्रैंड पेरेंट्स का पेट पालने के लिए किटी एक ऑफिस में क्लर्क की जॉब ले लेती है और कुछ समय तक क्लर्क की जॉब करने के बाद उसे उस जॉब में इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, इसीलिए उसने उसे छोड़ने का फैसला किया और एक बार में बार टेंडर की नौकरी करने लग गई। बार टेंडर के रूप में किटी की लाइफ अच्छी चल रही थी। 1961 के दशक में गुड़ों के दौड़ में लोग अत्यंत पैसा लगाते थे और कई लोग तो इसी पैसे को जीतकर अमीर भी बन गए थे। इसीलिए एक्स्ट्रा कमाई करने के लिए किटी ने बार में आए गेस्ट की तरफ से घोड़ों के दौड़ में सट्टे लगाना शुरू कर दिया था और जीतने के बाद कुछ अमाउंट वो अपने पास रख लेती थी। कुछ दिनों तक उसका ये काम सही चलता है, मगर अगले ही पल किटी को बुक मेकिंग की चार्जेस में अरेस्ट कर लिया जाता है और $50 का फाइन भी मांगा जाता है और किटी की इसी हरकत की वजह से उसकी जॉब भी चली जाती है। कुछ दिनों के बाद किटी की जॉब एव्स 11th आवर नाम की एक बार में लगती है और इसी बीच उसकी एक गर्लफ्रेंड भी बन जाती है, जिसका नाम मैरी जिलोंको था। दोनों मिलकर ऑस्टिन स्ट्रीट में स्थित क्यूज गार्डन अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाते हैं और अब किटी पूरा मन लगाकर काम करने लग जाती है और धीरे धीरे पूरे बार को संभालने की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले लेती है। कुछ समय बाद ही 1963 में वो अपने मेहनत की कमाई से एक इटालियन रेस्टोरेंट खोल लेती है और वो उस रेस्टोरेंट को लीज पर दे देती है ताकि उस रेस्टोरेंट से भी पैसे आते रहें और वो बार में भी एज अ बार टेंडर काम करके पैसे कमाती रहे। किटी के किलर का नाम विंस्टन मॉसली था और वो 29 साल का था। वो रेमिंगटन रैंड में एक टैब ऑपरेटर का काम करता था, जहां वो पंच्ड कार्ड्स बनाता था, जो मेनली उस वक्त में काम लाए जाने वाले डिजिटल कंप्यूटर्स में डेटा इनपुट करने के लिए यूज किया जाता था। मॉसली एक शादीशुदा इंसान था और उसके 3 बच्चे भी थे। पैसों की बचत नहीं होने के कारण उसने चोरी करना भी शुरू कर दिया था और किटी की हत्या करने से पहले वो चोरी करते हुए कभी भी पकड़ा नहीं गया था, इसीलिए उसके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस दर्ज नहीं था। 13 मार्च 1964 रात के 2:30 बजे किटी काम खत्म करके अपनी रेड फिएट कार से अपने घर वापस आ रही थी और उसी दिन किटी और मैरी की पहली सालगिरह थी, इसीलिए रास्ते में वो मैरी के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट भी ले लेती है। गिफ्ट को लेकर किटी अपने घर की तरफ बढ़ती है। रास्ते में हूवर एवेन्यू के चौराहे पर रेड सिग्नल होता है, जहां पर किटी अपनी कार रोक लेती है। ठीक उसी जगह पर विंस्टन मॉसली की नजर किटी पर पड़ती है और सिग्नल ग्रीन हो जाने के बाद वो अपनी कार को भी उसके पीछे लगा देता है और धीरे धीरे उसका पीछा करता है। समय 3:15 हो रहे थे और किटी अपने अपार्टमेंट के पास पहुंच चुकी थी। वो अपनी कार को अपार्टमेंट के पार्किंग लॉट पे पार्क कर देती है, जो उसके घर से 100 फीट की दूरी पर था, और वो अपने घर की तरफ बढ़ती है। उसका पीछा कर रहे विंस्टन भी अपनी कार को थोड़ी दूर पहले ही ऑस्टिन स्ट्रीट बस स्टॉप पर पार्क कर देता है और काले रंग की हुडी से सिर ढककर किटी की तरफ बढ़ता है। पीछा करते हुए वो अपनी जेब से एक धारदार चाकू निकालता है। अगले ही पल विंस्टन किटी के पास पहुंच जाता है और उसकी पर्स छीनने की कोशिश करने लग जाता है, लेकिन किटी भी इतनी जिद्दी थी कि वो उसे पर्स छीनने ही नहीं देती है और इसी छीना झपटी में विंस्टन किटी के पेट में 2 बार चाकू से वार कर देता है।
जिसके कारण किटी सड़क पर गिरकर चीखने लग जाती है। कुछ लोगों ने उसकी चीखने की आवाज सुनी, लेकिन बहुत कम लोगों ने ये समझा कि ये आवाज मदद की आवाज है। एक पड़ोसी तो अपने खिड़की तक आया और विंस्टन पर जोर से चिल्लाया कि लड़की को अकेला छोड़ दो। इस पर विंस्टन पर्स को छोड़कर भाग जाता है और किटी गंभीर हालत में अपने घर की तरफ रेंग कर जाने लग जाती है। जैसा कि विंस्टन को पहली बार में छीनकर कुछ नहीं मिलता है, उसने सोचा कि वो फिर से वापस आकर कोशिश करेगा और बस 10 मिनट के बाद ही वो फिर से वापस आता है और इस बार उसने अपना चेहरा एक बड़े सफेद टोपी से छुपा लिया था। अपनी कार को पार्क करके वो किटी को ढूंढना शुरू कर देता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किटी को ढूंढने में बिल्कुल भी समय गंवाना नहीं चाहता है और अगले ही पल उसने किटी को अपने अपार्टमेंट के सामने बेहोश पड़ी हुई पाया। किटी की आंखें बंद थी और दरवाजा अंदर से लॉक होने के कारण वो अपने घर के अंदर जाने में असफल रहती है। विंस्टन चुपके से किटी के पास जाता है और बिना कुछ सोचे समझे उस पर चाकू से बार बार हमला करना शुरू कर देता है और कुछ देर के बाद ही अब विंस्टन को राहत मिलती है, क्योंकि अब किटी की सांस नहीं चल रही थी और अगले ही पल विंस्टन किटी के पर्स से $49 निकालकर फरार हो जाता है। उसके बाद किटी को पहली बार उसके करीबी दोस्त सोफिया फरार ने देखा, जो उसके पड़ोस में ही रहती थी। सोफिया 4:30 में एम्बुलेंस को बुलाती है और वहां की स्थिति को बताती है। एम्बुलेंस तुरंत इमरजेंसी में आती है और किटी को लेकर जाती है, मगर हॉस्पिटल पहुंचकर किटी को मृत घोषित कर दिया जाता है। जिसके बाद पुलिस तुरंत हरकत में आ जाती है और शक के आधार पर वो सबसे पहले किटी की गर्लफ्रेंड मैरी को अरेस्ट करती है और वो उससे पूछताछ शुरू करती है, मगर मैरी अपनी दलील रखती है और बताती है कि वो बिल्कुल बेकसूर है। 19 मार्च 1964 किटी पर हमले के 6 दिन बाद विंस्टन को ओजोन पार्क में एक टेलीविजन की चोरी करते हुए पकड़ा गया और एक पुलिस वाले ने ध्यान दिया कि विंस्टन की कार की तरह एक सफेद कार की जानकारी कुछ गवाही देने वाले लोगों के द्वारा किटी के कत्ल के समय दी गई थी और सवालात के दौरान विंस्टन किटी के कत्ल का इल्जाम कबूल लेता है। उसने कहा कि उसके हमले का मकसद बस एक औरत को मार डालना था और उसने ये भी बताया कि वो औरतों को मारना ज्यादा पसंद करता है, क्योंकि वो एक आसान शिकार होती हैं और आसानी से काबू में भी आ जाती हैं। उसने आगे बताया कि वो उस रात अपनी बीवी को सोते हुए देख बाहर आ जाता है और हूवर्स एवेन्यू के पास एक शिकार के तलाश में बैठा रहता है, जिसके बाद किटी उसके नजर में आती है और वो उसका पीछा करके कत्ल को अंजाम देता है। 15 जून 1964 विंस्टन को किटी के कत्ल के इल्जाम में फांसी की सजा मिलती है, मगर कुछ साल के अपील के बाद उसकी सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया था और कई बार तो विंस्टन जेल से भागने में भी कामयाब हुआ था, मगर जब उसकी खोज करके पकड़ा गया तो जेल से भागने की सजा के तौर पर उसकी उम्र कैद की सजा में 15 साल और जोड़ दिए गए थे और उसने कई बार तो पेरोल पर छूटने की भी अर्जी लगाई थी, मगर पूरे 18 बार की कोशिश के बाद भी उसे कामयाबी हासिल नहीं हुई और उसके पेरोल की अर्जी को दरखास्त कर दिया गया। जिसके बाद 28 मार्च 2016 को विंस्टन की जेल में ही मौत हो जाती है और पूरे 52 साल जेल में गुजारने के बाद वो न्यूयॉर्क सिटी का एक ऐसा कैदी बन गया था जिसने सबसे ज्यादा समय जेल में बिताया हो। मैं आशा करता हूँ कि जिस तरीके से मैंने आपको ये पूरी दास्तान सुनाई, उससे आपको हर एक पहलू की खबर मिल गई होगी और विंस्टन को मिली सजा से आप भी सहमत होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में कमेंट जरूर करें कि अगली टॉपिक आप किस चीज पर